वो पूरे विपक्ष के नेता की तरह बोल रहे हैं, अब केवल कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह नहीं बोल रहे। और आपको याद होगा उस चर्चा में जो हुई थी, उसमें विपक्ष के दूसरे दलों तमाम पब्लिक पोजीशंस में एक दो बार को छोड़ के उन्होंने बीच में कुछ केरला में टिप्पणी कर दी थी जो लेफ्ट पार्टीज पे। जी, बाकी एक दो ऐसी वाकयात को छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के उन्होंने केवल एक दल के पार्टीजन लीडर की तरह होने की बजाय पूरे विपक्ष की बात को रखने की कोशिश की है। और दूसरा, संसद में उनके बयानों में एक संजीदगी है। जब उन्होंने इकोनॉमी पे चर्चा शुरू की थी, जब ये प्रस्ताव आया था बजट के बाद, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए गलतियां हमसे भी हुई हैं, मैं नहीं कहता कि केवल आपकी सरकार ने गलतियां की हैं, हमने भी गलतियां की हैं, और कुल मिला के इस देश में बेरोजगारी में ये स्थिति है। तो ये एक बहुत ही एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर की बात है, जहां आप देश के सामने ईमानदारी से चीजों को रखते हैं। और खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने सरकार को ये जो इंडो पाक वॉर 4 दिन की थी उस पे जिस तरह से आड़े हाथों लिया, तो उसमें स्पष्ट था कि एक वो लीडर है जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास सूचना है, जिसके पास पर्सपेक्टिव है, और जिसे भरोसा है कि सब लोग उसके साथ हैं। तो निश्चित ही राहुल गांधी के काम में, उनकी भाव भंगिमा में पहले से काफी कुछ बदलाव आया है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी देखिए होनी है 3 जगह पे, बिहार में, बंगाल में और आसाम में, क्योंकि तीनों जगह टंटा है। बिहार में सबसे कम है, और मुझे विश्वास है कि बिहार में महागठबंधन के इकट्ठा होने में और टिकट के बंटवारे में बहुत टंटा नहीं पड़ेगा, लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा टंटा है, आप जानते हैं जी, उसको कैसे सुलझाएं। और असम में हालांकि कांग्रेस मुख्य दल है, लेकिन 11 और पार्टियां हैं जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और उनको साथ लेने में अभी भी कई तरह के पेच हैं। तो वहां यदि राहुल गांधी किसी तरह से अपने एक कद का इस्तेमाल करके, एक बड़े दिल का इस्तेमाल करके एक बड़े नेता के रूप में इमर्ज करते हैं और जोड़ते हैं, तो निश्चित ही ये देश के ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि राहुल गांधी पीक परफॉर्मेंस पर हैं इस वक्त, और उनका जो प्रदर्शन है पिछले कई वर्षों में एकदम अलग है। मतलब राहुल गांधी खुद को रीडिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा जो है वो बिहार, बंगाल और खासकर असम में होगी, ये आपका मानना है। अब राहुल गांधी पर बात चली रही तो एक सवाल मैं राहुल गांधी से जुड़ा, जहां राहुल गांधी सुर्खियां बने हुए सिर्फ देश की नहीं विदेश की। ये जो बेंगलोर का उन्होंने खुलासा किया कि ये है बीजेपी का मॉडल, इस तरह बीजेपी रिगिंग करती है, इस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है। और कल उन्होंने कहा, बेंगलोर में ही कल उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जो जीत की मार्जिन है वो 35,000 33,000 से कम है, यानी बहुत कम अंतर से बीजेपी जीती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका डेटा मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मिस्टर मोदी बेईमानी से, चोरी से प्रधानमंत्री बने। आपको लगता है ये जो बेंगलोर का आपने मॉडल देखा, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, दस्तावेज भी जरूर आपने देखे होंगे, आपको लगता है कि गड़बड़ हुई 2024 में, और राहुल गांधी का जो खुलासा है उस तरफ संकेत देता है? ये कितना सीरियस मैटर है, और क्या योगेन जी आपको भी शक होता है? दीपक भाई, मैं थोड़ा सा प्रस्तावना दे दूं, क्योंकि चुनाव देखने का काम मैंने आज से शुरू नहीं किया। 1977 में पहली बार चुनाव देखा था, बच्चा। जी बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं योगेन जी, आपसे बेहतर कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और चुनाव को भी समझते हैं। तो आपसे बेहतर तो कोई जवाब दे नहीं सकता इसका। 1989 से मैंने चुनावों को प्रोफेशनली पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, टिप्पणी शुरू की। और जब 90 के दशक में शेषन आए, चुनाव आयोग स्वतंत्र हुआ, चुनाव आयोग का नाम सुन के सरकारें कांपती थी, उस जमाने में मैं चुनाव आयोग को डिफेंड करता था, और ये लगभग 2004-05 तक चला। मैंने दुनिया में भाषण दिए, दुनिया में कहा कि देखो, अगर आपको चुनावी प्रक्रिया किसी गरीब देश में, कम शिक्षित देश में भी किस तरह से स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं, उसका मॉडल देखना है तो आप इंडिया आइए। मैंने दुनिया में इस पे लेक्चर्स दिए, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के बारे में। और सच ये है कि जब चुनाव आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, ये 2000 में थी सर,
शायद। तो चुनाव आयोग ने दुनिया भर के कोई 70 चुनाव आयुक्तों को बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके सामने बताऊं कि भारत के चुनाव की क्या विशिष्टता है और भारत का चुनाव आयोग क्या करता है। उनका हम अपने मुंह से बोलेंगे ठीक नहीं, कोई स्कॉलर बोले। मैंने वो सब किया। आज जब मैं पलट के देखता हूं वो चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग वो जो कि शेषन, MS गिल, लिंग 2 इत्यादि चलाया करते थे, और एक आज की ये त्रिमूर्ति जो कि चला रही है। सच ये है कि धूल में मिला दिया है इन्होंने। क्योंकि मैं चुनाव का एक वो रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, मैंने हमेशा एक एहतियात बरता है कि लोग चुनावी जो भी चुनाव हार जाता है, कई बार गुस्से में, झुंझलाहट में, खींच में वो आरोप लगा देते हैं। उन आरोपों को गंभीरता से आप नहीं ले सकते और आमतौर पे ऐसे आरोप बड़े हवाई किस्म के आरोप होते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि भाई देखिए, चुनाव बहुत पवित्र संस्था है, इसके बारे में आरोप लगाने से पहले आप प्रमाण दीजिए। और कई मेरे दोस्त इस पे नाराज भी हुए हैं दीपक भाई। कई बार लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही, मुझसे कहा देखिए गड़बड़ हुई ना, आप कह दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने जांच की, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। कहते अरे आप तो विपक्षियों की तरह, आप तो बीजेपी की तरह जांच कर रहे हैं इसकी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मामले में आपको वकील की तरह नहीं, जज की तरह जांच करनी होगी। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि चुनावी धांधली के बारे में आरोप में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत ऊंचा होना चाहिए। परसों जो राहुल गांधी ने किया वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को मीट करता है जिसकी जरूरत है। इससे पहले भी बातें हुई हैं, हरियाणा के बारे में भी हुई। आपने कहा क्या मुझे शक हुआ? मुझे पहली बार शक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ। मैंने घूमा था वहां, और जो परिणाम आया, बीजेपी जीत गई, वो बड़ी बात नहीं, जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस मार्जिन से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती कहीं नहीं था। तो मैं पहली बार शॉक हुआ और मैंने लिखा कि कुछ समथिंग फिशी अबाउट इट, दाल में कुछ काला है। लेकिन मेरे हाथ में एविडेंस नहीं था, तो मैंने वही कहा कि मुझे दाल में काला लगता है, अपने आप में प्रमाण थोड़ी हो सकता है। हरियाणा में फिर मुझे लगा दाल में काला है, और महाराष्ट्र में लगा, और मैंने लिखा, मगर प्रमाण हाथ में नहीं थे। महाराष्ट्र में कुछ प्रमाण आए वोटर लिस्ट में धांधली के, लेकिन ये जो बेंगलोर के बारे में राहुल गांधी ने किया है, ये पहला एक व्यवस्थित प्रमाण है। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? नंबर 1, देश के विपक्ष का नेता पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा है। नंबर 2, जनरल आरोप लगाने के बजाय स्पेसिफिक आरोप लगा रहा है, फला कॉन्स्टिट्यूएंसी, महादेवपुरा, उसमें इतना। नंबर 3, प्रमाण का जो वॉल्यूम है, लाखों पेज के प्रमाण है, ये छोटा मोटा प्रमाण नहीं है। और जो क्वांटम ऑफ डिस्क्रिपेंसी है, ये नहीं कि आपने 2 बूथ उठा लिए, कहा देखो इस 2 बूथ के अंदर गड़बड़ हो गई, नहीं। अब वो कह रहे हैं कि कुल 6 लाख वोट, महादेवपुरा बहुत बड़ी असेंबली सेगमेंट है, 6 लाख की असेंबली सेगमेंट है, वहां पे कम से कम 1 लाख वोट की हेराफेरी है। अब ये छोटा अमाउंट नहीं है बहुत। तो ये एक गंभीर पद के व्यक्ति द्वारा गंभीर तरीके से लगाए हुए स्पेसिफिक एलिगेशन है, जिसके साथ एविडेंस है, और क्वांटम ऑफ एलिगेशन इतना बड़ा है कि उससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। उसका एक ही जवाब हो सकता है कि चुनाव आयोग कहे कि आप प्रमाण आप दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे। और अफसोस ये है कि वो करने की बजाय चुनाव आयोग ने वो सब काम किए हैं जिससे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, बजाय ये कहने के कि ठीक है, देखिए आप संवैधानिक संस्था है, मान लीजिए कोई विपक्ष का नेता उलझुल आरोप लगा रहा है, आप क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था के नाते आप कहेंगे आइए, आपका स्वागत है, आप प्रमाण लेके आइए, हम एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएंगे, क्योंकि हम इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि चुनाव में कोई हेराफेरी नहीं होती। आपके आरोप मुझे व्यक्तिगत रूप से उलझुल भले ही लगते हो, लेकिन मैं उसकी ऐसी जांच करवाऊंगा ताकि पूरी दुनिया देखे, देश देखे, और हर एक का विश्वास बन जाए। उसके बदले में क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग दंगल में पहलवान की तरह भूमिका अदा कर रहा है। अबे आओ, अबे तुम एफिडेविट लेके आओ, एफिडेविट लेके आते तो माफी मांगो देश से। अरे ये तो अमित मालवीय की भाषा है भाई, ये चुनाव आयोग की भाषा कैसे हो सकती है इस तरह की चीजें करना? इन सब चीजों से शक होता है ना आपको। तो एक तरफ प्रमाण है, दूसरी तरफ जिसपे आरोप लग रहा है उसका व्यवहार है। उसका व्यवहार इतना संदिग्ध है कि वो चुनाव आयोग का हर जवाब
राहुल गांधी की बात को पहले से ज्यादा पुख्ता करता है। चुनाव आयोग हर तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, राहुल गांधी को जो शक था वो बिल्कुल सही था। आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम था, सॉलिड एविडेंस दिया, पुख्ता सबूत उन्होंने देश के सामने रखे और उसका जो क्वांटम है, उसका जो अमाउंट है, बहुत ज्यादा था। यहाँ पर जो सवाल रह गया, जो 25 सीटों की राहुल गांधी ने कल बात की कि प्रधानमंत्री बेईमानी से, चोरी से बने 25 सीटों पे हेरफेर हुआ है, मुझे ये 25 सीटों का डेटा चाहिए। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये डेटा देगा या ये डेटा कतई नहीं देगा, चाहे कुछ हो जाए? देना चाहिए। 25 का नहीं, चुनाव आयोग को कहना चाहिए हम 543 का देते हैं, आप ढूंढ लीजिए। अगर चुनाव आयोग को कोई डर नहीं है तो भाई कौन सी चीज मांगी जा रही है? अगर कोई कहे कि मुझे ये डेटा दीजिए कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए ना भाई, ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं देंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है। इसके अलावा कोई डेटा देने से क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? क्या बात है? फॉर्म 17 देने में क्या दिक्कत है आपको? भाई जो मांगा जा रहा है ये तो सब सार्वजनिक सूचना है ना, ये तो आपको स्वयं देनी चाहिए। कोई मांगे उससे पहले आपको दे देनी चाहिए थी। जो व्यक्ति 25 का मांगे उसको 250 का पकड़ा दीजिए। अगर आपको पास छुपाने को कुछ नहीं है तो क्यों नहीं चुनाव आयोग करता ये बात? और ये बात सिर्फ यही नहीं, बिहार पे आप देखिए खेल क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार के एसआईआर में एक भी आप, जज साहब ने कहा कि आप 15 लोग ले आइए जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, आप उनको हमारे सामने लाइए, हम कुछ एक्शन लेंगे। और पता है उसके बाद से क्या हो रहा है? चुनाव आयोग मृत व्यक्तियों की लिस्ट देने से साफ इनकार कर रहा है। और उस चुनाव आयोग ने इंश्योर किया है कि आज भी 1 तारीख को लिस्ट जारी हुई है, आज हम 9 तारीख को बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पे पिटीशन फाइल हो चुकी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा चौथे 5वें दिन के भाई कोर्ट ही हमें दिलवा दे सूचना। अभी भी चुनाव आयोग ने एक भी व्यक्ति का नाम रिलीज नहीं किया है। उन 22 लाख में से चुनाव आयोग आपको और मुझे बता रहा है कि चिंता ना करें, 22 लाख लोग तो मरे हुए थे। हम कह रहे हैं अच्छा 22 लाख का आप नाम दे दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। वो नाम नहीं देगा। तो ये हर जगह हो रहा है, हर तरफ। मैंने आपको हरियाणा का मिसाल बताया, महाराष्ट्र का बताया। और याद रखिए जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात आई थी कि फॉर्म 17A में जो आंकड़े हैं, फॉर्म 17C के जो आंकड़े हैं, उसका मिलान कर दिया जाए। और तमाम समूहों ने मांगा, जनतांत्रिक समूहों ने, कि ऐसा कीजिए फॉर्म 17C को आप सार्वजनिक कर दीजिए। कोई छुपी हुई चीज है नहीं, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि हम विपक्षी जितने भी दलों के प्रतिनिधि वहां होते हैं उनको हम एक कॉपी देते हैं, तो कोई कॉन्फिडेंशियल सूचना तो नहीं है ना। आप उस सारे को एक सेंट्रल सर्वर में डाल दीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं होने दिया। तो आपका प्रश्न का जवाब है, मुझे लगता है चुनाव आयोग ये सूचनाएं नहीं देगा। देगा तो इस तरीके से देगा कि आप उसका विश्लेषण ना कर पाए। और ऐसे हर कदम से हमारी जो छवि है वो पहले से खराब होती जाती है, विश्वसनीयता घटती जाती है। और जैसे मैंने कहा, जिस संस्था ने इस देश के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा दी थी, मैं आपको बता नहीं सकता दीपक भाई, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इंग्लैंड में इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ करता था। सन 95 तक इंग्लैंड में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था। फिर वहां इलेक्शन कमीशन बना, और वो इलेक्शन कमीशन जो बनाने वाली टीम थी वो भारत आई। और मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें अगर इलेक्शन कमीशन बनाना है तो तुम भारत से सीखो। अब एक भारतीय के लिए कितना गर्व का क्षण रहा होगा कि मैं ब्रिटेन वालों को बताऊं कि देखो तुम इलेक्शन मैनेजमेंट हमसे सीख लो, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, तुम ये चीजें सीखो। जब अमेरिका में, आपको याद है, फ्लोरिडा वाला केस हुआ था, जॉर्ज बुश वाला, तो उसमें मैंने हंसते हुए कहा था कि अब भारत को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए अमेरिका को चुनाव सिखाने के लिए। एक वो जमाना था और एक अब ये जमाना आ गया है। तो सच में कहूं, अब इस त्रिमूर्ति के बारे में क्या बोलूं, कुछ अपशब्द बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चुटकुला बना दिया है इन्होंने भारत के चुनाव आयोग को। और हर तरह के चुटकुले व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। आपको उसमें से एक सुना देता हूं, आपने भी देखे होंगे। चुटकुला है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है कि हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ है। चुनाव आयोग कहता है हम बाहर से समर्थन देंगे, अंदर से नहीं देंगे। अब बताइए, आज से 15-20 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा करे? कमियां थी, मैं नहीं कहता कि चुनाव आयोग आदर्श था,
चुनाव आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई, एक दो लोगों की जो नहीं होनी चाहिए थी। नवीन चावला जो कि गांधी परिवार के नजदीक थे, उनकी नियुक्ति हुई, मेरे विचार से सही नहीं था। मैंने तब भी कहा था, बाद में भी कहा। MS गिल चुनाव आयुक्त बनने के बाद मंत्री बने, ठीक नहीं था, इलीगल नहीं था, लेकिन मर्यादा के अनुरूप नहीं था। मगर किसी ने यह पलट के नहीं कहा कि उन्होंने चुनाव आयुक्त रहते हुए कांग्रेस का कोई फायदा किया, है ना। तो कमियां थी, लेकिन कमियों के बावजूद चुनाव आयोग ने अपना चरित्र बना के रखा था। लेकिन जब से अशोक लवासा वाला कांड हुआ है 2019 में, अशोक लवासा ने जुर्रत की थी एक नोट ऑफ डिसेंट देने की, उसके बाद उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ जो किया गया, उसके बाद से हर कोई सहम के बैठा हुआ है। और जो मानता नहीं है वो चुपचाप रातों रात इस्तीफा देके चला जाता है, जैसे अरुण गोयल चले गए थे। तो सारा देश जानता है कि क्या हो रहा है। तो इस त्रिमूर्ति ने तो बिल्कुल धूल में मिला दिया इस देश के इलेक्शन कमीशन की इज्जत को। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूं इमोशनल होते चले जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा विशुद्ध राजनीति पे बात करूं। और विशुद्ध राजनीति पे मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बिहार में ये जो वोटर लिस्ट का खेल हो रहा है कि हर कीमत पर ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जीतना चाहते हैं और एकदम पर्दे के सामने आ गए। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ पर्दे के पीछे, हरियाणा में पर्दे के पीछे, लेकिन अब पर्दे के सामने आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मोदी जी हर कीमत पर बिहार क्यों जीतना चाहते हैं? देखिए, बिहार में अगर बीजेपी 2024 में बिहार जीती है, और अगर बिहार नहीं जीत पाती है तो बीजेपी के लिए एक तरह से रिवर्सल शुरू हो जाएगा। और दूसरा, ये जो हमने बिल्कुल शो के शुरुआत में बात की थी कि जितनी हालत पतली इस वक्त सरकार की है, आंतरिक सुरक्षा के सवाल पे, विदेश नीति के सवाल पे, अर्थव्यवस्था के सवाल पे, ऐसे में कुल मिला के एक ही तर्क बचता है कि भाई जनता हमारे साथ है, मोदी जी पॉपुलर है। वो जिस दिन गड़बड़ा गया तो उसके बाद इनके पास कुछ बचाने को रहेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं SIR को केवल बिहार से जोड़ के नहीं देखता। देखिए, SIR जो है वो पूरा देश भर का फैसला है, बिहार केवल पहला प्रयोगशाला है, ये स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग कहता है। SIR के बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों को लगता है कि बिहार में कुछ गड़बड़ हो रही थी, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि चलिए हम बिहार में थोड़ा ठीक से छानबीन करवा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। SIR पूरे देश के लिए फैसला है, और बिहार से ज्यादा मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह की नजर बंगाल और आसाम पे है, क्योंकि वहां असली खेल होगा SIR की मदद से। तो इसलिए जो SIR में हो रहा है, ये दरअसल किसी एक राज्य की वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, ये भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो यूनिवर्सल शब्द है उसको धीरे से इरेज करने की कोशिश है। ये हमारा ये टेक्टोनिक शिफ्ट है हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो आर्किटेक्चर है उसमें। और ऐसा शिफ्ट है जिसका एक बार नहीं, कम से कम अगले 20-30 साल तक जिसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्योंकि इस शिफ्ट होने से जिन लोगों का वोट कटेगा उनमें बीजेपी के भी वोट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें बीजेपी विरोधियों की संख्या ज्यादा होगी, और जिनका वोट कतई नहीं कटेगा वो सब बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये जो है, देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा खेल इस वक्त कर रही है और हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे हैं। बिहार से जो योगेंद्र जी खबरें आ रही हैं, भी ताजा मैं सर्वे देख रहा था, आज ही एक सर्वे आया है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो एनडीए को वीक दिखा रहे हैं। और वो उनका ये भी लॉजिक है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, पार्टी बिखरी हुई है, यानी जो बीजेपी की जीत के प्रतीक रहे नीतीश कुमार, वही इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी है। बिहार में बीजेपी के हारने के, एनडीए के हारने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट हो गया इस वोटर लिस्ट की वजह से। अगर बिहार, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर बिहार मोदी जी के हाथ से निकलता है तो क्या आपको लगता है कि स्थितियां ज्यादा खराब होंगी? और जहां तक नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो जेडीयू आपको टूटती हुई दिख रही है? दीपक भाई, कई चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा और सोच के धीरे धीरे हमें अपना समझ बनानी चाहिए, अभी एकदम कूदना नहीं चाहिए। मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। सच बात यह, मैं बिहार बहुत बार गया हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस वक्त केवल SIR पे है। मैं तो पूछता ही नहीं कि कौन किसको वोट डाल रहा है, वोट किसी को मिलेगा या नहीं, मेरा तो कभी तो चिंता केवल यही है। 3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहला ये
कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो एनडीए में और महागठबंधन में 1% का फासला भी नहीं था, आधे प्रतिशत से भी कम था। पूरे प्रदेश में केवल 12,000 वोट का फासला था। याद रखिए, इतना कड़ा मुकाबला था। नंबर 2, वेरी टफ फाइट। सब लोगों को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हार गई, लेकिन बिहार पे तो उनका वर्चस्व कायम है। ये बात सच है सीटों के टर्म्स में, लेकिन अगर आप एक वोट के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, तो आप देखेंगे कि वोट का स्विंग कितना हुआ था। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आइडेंटिकल स्विंग था। दोनों में एनडीए के विरुद्ध एग्जैक्टली 7% वोट हिला था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मार्जिन बीजेपी के पास केवल 12% का था, तो 7% के स्विंग से 7 दूनी 14, तो वहां पे इमारतें ढहनी शुरू हो गई। बिहार में चूंकि इनिशियल मार्जिन 21% का था, तो इसलिए 7% स्विंग होने के बावजूद सीटें बीजेपी की बच गई। लेकिन स्विंग हुआ है, एग्जैक्टली जनमत का रुझान उतना ही बदला था बिहार में जितना कि उत्तर प्रदेश में। तो ये मत समझिए कि बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो बिहार बिल्कुल उसके मुहाने पे है। और तीसरी बात ये, एक बात तो तय है, ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ये अब नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का चुनाव है। ओके। हर व्यक्ति जानता है, बच्चा भी जानता है, नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूरी में ढो रही थी। अब इस चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति ये रहेगी कि, और ये आज की बात नहीं है, जहां जहां बीजेपी ने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उसको खा लिया है, उसको खत्म किया है। चाहे वो असम गण परिषद हो, चाहे वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो राजस्थान जैसे इलाकों में जनता दल हो, बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। एक कुछ समय उनके पहले हाथ मिलाओ, फिर गले लगो, फिर ऐसे बाहुपाश में कर लो कि वो खत्म हो जाए, आप में मर्ज हो जाए। तो ये चुनाव उस ट्रांजिशन का चुनाव है। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, अगर नीतीश की पारी समाप्त होती है तो आपको जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या लगता है? क्योंकि वन मैन शो था, जैसे नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है। क्या आपको लगता है कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है नहीं? जदयू का भविष्य क्या होगा? और मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि जदयू की बैसाखी पर मोदी जी चल रहे हैं। एक बैसाखी जदयू की लगी हुई। तो अभी से जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि जदयू के अंदर बीजेपी के लोग हैं, दिल्ली में भी हैं, राज्यसभा चलाने में भी हैं, लोकसभा चलाने में भी है। और बीजेपी बहुत समझदारी से काम करती है। तो बीजेपी ऐसा नहीं करती कि